बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद हुबैरी नकवी और आज हम अपना एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल हमने उसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़ और उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने अपने मोड ऑफ एक्शन को भी डिस्कस किया था कि कैसे हम एक अर्थ कंसिडर करेंगे। अर्थ से मुराद हमारी अपनी अर्थ ही है और उसके वहाँ उसकी सरफेस पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है और हम उसको लेकर जाना चाहते हैं। सरफेस ज़रूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट वन हम उसे कह देते हैं, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर। तो वहाँ से अगर कोई चीज़ हम इन्फिनिटी तक यानी कि आउट ऑफ द फील्ड लेकर जाना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो हम उसको एन इंटरवल्स में या छोटे छोटे हिस्सों में, पैचेस में, टुकड़ों में तकसीम करेंगे। हर हिस्से की जो लेंथ होगी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो उसका एक इंटरवल साइज़ होगा उसको हम डेल्टा आर कह दिया करेंगे। पहले हिस्से का जो फासला होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से वो R1 होगा। दूसरे हिस्से का जो फासला होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से उसको R2 कहेंगे। इसी तरीके से तीसरे, चौथे, पाँचवें के भी R3, R4, R5 हो जाएंगे और आखिरी जो हमारा पार्ट आएगा वो N होगा, तो उसका फासला RN आ जाएगा। और याद रखें कि हमने RN को फिर इन्फिनिटी कह देना है, क्योंकि हम आउट ऑफ द फील्ड जाने की बात करेंगे। तो हम करेंगे ये कि हर इंटरवल के लिए वर्क फाइंड करेंगे। वर्क फाइंड करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, आर चाहिए। तो स्टार्ट हम ऐसे लेंगे कि हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू की मदद से हम फोर्स, और फिर फोर्स की मदद से हम हर इंटरवल का वर्क फाइंड करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन टू आखिरी इंटरवल तक का जब वर्क मिल जाएगा उन सब वर्क को हम ऐड करेंगे और उन सब की एडिशन हमें टोटल वर्क दे देगी। और यही वर्क बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोलूट वैल्यू मिल जाएगी। उसे एब्सोलूट वैल्यू क्यों कहते हैं, लास्ट में इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो इस डायग्राम को कल भी थोड़ा सा समझा दिया था, आज इस पे फिर मैंने बात कर ली है। और कुछ और बातें भी हमने लास्ट लेक्चर में की थी। इससे इसके स्टार्ट का कोई पार्ट अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप पिछला लेक्चर भी सुनेंगे काइंडली। अच्छा, मैंने ये बुक से ही पेजेस लिए हुए हैं, ये नोट्स मैंने खुद नहीं लिखे हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स था और इसको, इन इक्वेशंस को टाइप करना ज़रा थोड़ा सा टफ था। आगे कहीं कोई थेरी का टॉपिक होगा तो वो मैं उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ वो लिखा करूँगा। तो इसमें याद रखें कि आपने अपने अल्फाज में सबसे पहले एक तो इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी। उसके बाद आपने एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी में ये जो अपना मोड ऑफ एक्शन है, ये दो आपको बड़े बड़े दो पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, आपने ये सारा नहीं लिखना, बल्कि अपने अल्फाज में सिर्फ आपने एक्सप्लेन कर देना है कि हमने इंटरवल्स कैसे लिए हैं, यानी पॉइंट वन से पॉइंट एन तक या इन्फिनिटी तक हम कैसे गए हैं। इसी तरीके से R1 और R2 क्या चीज़ है, और इसी तरीके से 1 और 2 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का इंटरवल साइज़ है उसको हम डेल्टा आर कह रहे हैं। तो ये 3-4 लाइनों में आपने सिंपल सा एक्सप्लेन कर देना है इन चीज़ों को, इन टर्म्स को। उसके बाद हम नीचे मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है मगर मुश्किल नहीं है अगर आपको इसका एक तरतीब याद हो जाए, समझ आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो याद रखें कि अगर हम एवरेज डिस्टेंस फाइंड करना चाहें पॉइंट वन और पॉइंट टू का, क्योंकि पॉइंट वन और पॉइंट टू जो है वो इनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मुख्तलिफ हैं, तो दो चीज़ों की एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि हम उनको आपस में ऐड कर दें और टू से डिवाइड कर दें। इसका मतलब R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई टू कर दें अगर आप, होल डिवाइडेड बाई टू, तो ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा और इसको हम स्मॉल r कह देंगे। इसी तरीके से अगर आप फिगर में देखें तो डेल्टा आर ये इंटरवल साइज़ है, इसका मतलब वन और टू के दरमियान का फ़र्क है। तो डेल्टा आर क्या होगा, R2 माइनस R1, क्योंकि R2 लेंथ ज़्यादा है, R1 कम है, दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास डेल्टा आर आ जाएगा। यहाँ से हम R2 को भी डिफाइन कर सकते हैं कि R2 हमारे पास R1 प्लस डेल्टा आर है, यानी ये एक ही इक्वेशन है, इसको बस रीअरेंज किया गया है। आगे आप आ जाएं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, वैसे तो आप तमाम लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट में आपको ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और आसान सा मैथमेटिक्स है, मुश्किल नहीं है। हमने किया ये है
कि R की वैल्यू जो हमने R1 प्लस R2 लिखी थी, तो वहाँ R2 की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की है, R2 की वैल्यू हमारे पास है R1 प्लस डेल्टा R, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो R1 दो दफ़ा आ गया हमारे पास, तो ये 2R1 हो जाएगा प्लस डेल्टा R। तो 2R1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास सिर्फ R1 रह जाएगा, और डेल्टा R बाई 2 दूसरी टर्म के तौर पे इसके साथ आ जाएगा। आसान सा मैथ है, फिर भी समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको ये बात कल समझाई गई थी कि क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे, और उसकी इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी से मुराद यूनिवर्सल कांस्टेंट है हमारे पास, इसी तरीके से M से मुराद हमारे पास जो कैपिटल M है, इससे मुराद मैस ऑफ द अर्थ है। स्मॉल m से मुराद मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, लेके जाना चाह रहे हैं। और r से मुराद हमारे पास वो एवरेज डिस्टेंस है जो इंटरवल 1 और इंटरवल 2 की एवरेज डिस्टेंस हमारे पास आता है। अब यहाँ पे देखें, वी नीड आर स्केयर, हमें r नहीं चाहिए, हमें आर स्केयर चाहिए। तो जो इक्वेशन नंबर 4.12 आपको नज़र आ रही है, आप अपनी इक्वेशंस के नाम देंगे, चाहे आप इसको सेकंड या थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें। तो इस इक्वेशन का अगर हम स्केयर ले लें तो हमारे पास आर स्केयर आ जाएगा। तो अब आर स्केयर तो आ गया, मगर दूसरी तरफ हमारे पास दो टर्म्स थी। तो आप मैथमेटिक्स में फार्मूला मैट्रिक में पढ़ के आए हैं ए प्लस बी होल स्केयर का। तो ए प्लस बी होल स्केयर बराबर होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यही हम कर रहे हैं, R1 का स्केयर आ जाएगा, 2 आ जाएगा फार्मूला से, ए की जगह R1 आ जाएगा, बी की जगह डेल्टा R बाई 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास जब बी स्केयर लिखेंगे तो डेल्टा R बाई 2 का होल स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि डेल्टा R पहले ही एक बहुत छोटी वैल्यू है। अगर डेल्टा R बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर हम उसका स्केयर ले लें तो छोटी चीज़ का स्केयर और छोटा हो जाता है, और उसको 4 से डिवाइड करें तो फिर तो उसका बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। यानी हम फिज़िक्स में, साइंस में उसे कहते हैं कि ये निग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, इतना छोटा कि हम इस पूरी टर्म को ओमिट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो टर्म होगी जिसके अंदर हमारे पास डेल्टा R बाई 2 होल स्केयर था, हम उसको ख़त्म करके बाकी पार्ट यानी बाकी दो टर्म्स लिखेंगे, तो R स्केयर आ जाएगी R1 प्लस R1 डेल्टा R, क्योंकि 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 था, वो आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप डेल्टा R की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा R की वैल्यू आप जानते हैं कि R2 माइनस R1 है, डेल्टा R फ़र्क है R2 और R1 का, तो ये डिफरेंस आप लिख लें यहाँ पे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो R1 स्केयर प्लस R1 R2 माइनस R1 ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे आप देखें, इसको डायरेक्ट बुक ने लिखा है, मगर एक स्टेप आप यहाँ पे ज़रा गौरतलब है, आपने इस बात को नोट करना है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि R1 R2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये R1 जब R1 से मल्टीप्लाई होगा तो साथ माइनस साइन भी है, तो ये माइनस R1 स्केयर आ जाएगा। तो R1 स्केयर और माइनस R1 स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ R1 R2 बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, उस इक्वेशन को, यानी आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन 4.13 आपको नज़र आ रही है, उस इक्वेशन की जगह अब आप जो आर स्केयर था जो कि डिनोमिनेटर में था, आप R1 R2 पुट कर सकते हैं। ये जैसे आपको इस इक्वेशन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर स्केयर की जगह R1 R2 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम फोर्स तक आ चुके हैं, यहीं तक ज़रा इसके अंदर ये समझ लें कि थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें थी, बाकी तो बहुत आसान सी बातें हैं। अब क्योंकि हम ये सारी बात पहले इंटरवल की पढ़ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, तो फिर वर्क भी हमारे पास जो आएगा वो आएगा वर्क फ्रॉम 1 to 2। वर्क फ्रॉम 1 to 2 से मुराद ये है कि वो वर्क जो पहले इंटरवल में यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में करना पड़ा हमें, और ये फ़र्क का फार्मूला होता है एफ़ डॉट डी या एफ़ डॉट डेल्टा आर या एफ़ डॉट एल, जैसे मर्ज़ी लिख लें। बुक ने इसको क्योंकि आर डिस्टेंस के अंदर लिखा हुआ है तो एफ़ डॉट डेल्टा आर हम लिख लेंगे। अब याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉज ऑफ थीटा आ जाता है। ये बात गौरतलब है। अब ज़रा मैं डायग्राम की तरफ आता हूँ। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो फोर्स ग्रेविटी की फोर्स है, यानी ग्रेविटी हमेशा
हमेशा किसी चीज़ को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचती है। इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर मूव करवा रहे हैं जबकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। तो जब दो चीज़ें, एक चीज़ ऊपर दूसरी नीचे है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो एंगल आता है वो 180 डिग्री आ जाता है। और याद रखें कि कॉज ऑफ 180 डिग्री का आंसर होता है -1, इसकी वैल्यू है -1। कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास f की जगह ये इक्वेशन आ जाएगी, जी एम स्मॉल एम ओवर R1 R2। ये हमने लिख दिया जी एम स्मॉल एम ओवर R1 R2, मगर साथ यहाँ पे एक डेल्टा आर का फैक्टर था, वो भी न्यूमरेटर में आ चुका है। एक और चीज़ ऐड हो गई है, कॉज ऑफ 180 डिग्री की वजह से यहाँ एक नेगेटिव साइन भी जनरेट हो गया है। ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। बल्कि यहाँ पे किताब ने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। बेसिकली अब देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब फोर्स नीचे खींच रही है जबकि वर्क डन हम ऊपर लेकर जाने के लिए कर रहे हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो हम डेल्टा आर की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डेल्टा आर जो है वो डिफरेंस था R2 माइनस R1 के बराबर था। तो हम बाकी इक्वेशन तो वही रही, यानी ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है यही इक्वेशन नीचे भी आ गई, मगर इस इक्वेशन में सिर्फ एक चेंज आ गई और वो ये थी कि डेल्टा आर की वैल्यू आपने पुट कर दी है। ठीक है, इस मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से समझाने की मैंने कोशिश की है। आपने भी कोशिश ये करनी है कि इसको अपने हाथ से एक दफ़ा लिख ज़रूर लें, और वो स्टेप जो आपको लगता है कि मैंने तो एक्सप्लेन किया मगर बुक ने नहीं लिखा हुआ, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले R2 को डिवाइड कर दें अलग से R1 R2 से, उसके बाद R1 को आप डिवाइड कर दें अलग से R1 R2 से। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो आ जाएगा W फ्रॉम वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम इंटू 1 - R1 -1 ओवर -1 ओवर R1 - 1 ओवर R2। अच्छा, इस इक्वेशन के बाद आपने बाकी स्टेप्स को या बाकी इंटरवल्स को सॉल्व नहीं करना, वरना तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आपने ये करना है, सिंपल आपने लिखना है सिमिलरली वर्क फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू, यानी W 2 to 3, ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ये बिल्कुल वही चीज़ रहेगी, -GMM उसी तरह आ जाएगा, मगर फ़र्क ये होगा क्योंकि 1 to 2 में 1/R1 -1/R2 था, तो यहाँ 2 to 3 है तो 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा, यानी 1/R2 -1/R3। इसी तरीके से अगर आप 3 to 4 लिखेंगे तो -GMM इंटू 1/R3 -1/R4 भी लिखा जा सकता है। अब ये बात मैंने लास्ट टाइम समझाई थी आपको कि अगर आप 3 से पहले वाला नंबर देखें तो वो 2 होगा, तो 2 असल में क्या होगा 3 - 1। इसी तरह 10 से पिछला नंबर देखें तो वो 9 होगा, इसका मतलब 10 - 1। 100 से पिछला नंबर देखें तो वो 99 होगा, 99, इसका मतलब है 100 - 1। तो ये याद रखें कि n से पिछला नंबर क्या होगा, n - 1। तो यहाँ आप देखें 1 to 2 था, इसका मतलब पहला पॉइंट और उससे अगला पॉइंट। 2 to 3 था, इसका मतलब पहला पॉइंट और उससे अगला पॉइंट। तो अब आपके पास आखिरी पॉइंट n है, तो उससे पिछला पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा जो कि n - 1 है। तो बाकी सब कुछ वही रहेगा, 1/Rn - 1 -1/Rn आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास ये वर्क की तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तमाम वैल्यू से मुराद अब हमें तो नहीं पता कि कितने इंटरवल्स हैं, तो हम इसको जनरलाइज इस तरह करते हैं कि पहले 2-3 इंटरवल्स ले लेते हैं और आखिरी इंटरवल को कंसिडर कर लेते हैं। लास्ट में आप ये करेंगे कि टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इन तमाम वर्क्स को ऐड कर देंगे। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 3 एंड सो ऑन टू वर्क फ्रॉम n - 1 to n, इन तमाम वर्क्स के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट आपने करनी है। अब इसमें भी बड़ी आसान सी बात है कि अगर आप देखें वर्क फ्रॉम 1 to 2 में, 2 to 3 में या n - 1 to n में, सब में -G कैपिटल M एंड स्मॉल m ये एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है कि हम -GM और स्मॉल m को कॉमन ले सकते हैं, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है लिखा हुआ, जहाँ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है।
बाकी अंदर जो भी चीज़ें बची थी वो आपको तमाम की अलग अलग लिखनी पड़ेंगी, यानी वन ओवर, यानी आप यहाँ पे देखें 1/R1, ये जो है 1/R1 -1/R2, बल्कि इससे सॉरी ये वाली 1/R1 -1/R2, फिर लिखेंगे +1/R2 -1/R3, फिर लिखेंगे +1/R3 -1/R4 एंड सो ऑन टू आखिरी फिर दो टर्म्स भी लिखेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 1/R1 मौजूद है, -1/R1 आगे किसी टर्म में ना है ना आने के चांसेस हैं, क्योंकि R1 से पिछला कोई नंबर है ही नहीं। इसी तरीके से 1/R2 एक दफ़ा नेगेटिव मौजूद है और एक दफ़ा पॉजिटिव मौजूद है। इसी तरह 1/R3 हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है, मगर नेक्स्ट अगर आप स्टेप लिखते तो उसमें पॉजिटिव आ जाता। तो आप ये देखेंगे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इस पर गौर करें, तो आपके पास ये तमाम टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी सिवाय फर्स्ट टर्म यानी कि 1/R1 के, और लास्ट टर्म यानी 1/Rn के। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिख दी है। बाकी तमाम टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं, कट जाएंगी, क्योंकि एक दफ़ा नेगेटिव में आ रही है और एक दफ़ा पॉजिटिव में। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है 1/R1 -1/Rn की फॉर्म में, ये याद रखें कि हम Rn यानी n पॉइंट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो उसका फासला भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो 1/Rn है वो 1/∞ है, और मैथमेटिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि 1/∞ का मतलब ज़ीरो होता है। Rn की जगह भी हम इन्फिनिटी लगा सकते हैं, तो वही हमने किया है, बेसिकली Rn की जगह इन्फिनिटी ही लगाया है। अगर आप ये इन्फिनिटी लगा दें तो 1/Rn क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो तो फिर जाहिर सी बात है, माइनस है या प्लस है वो कोई फ़र्क नहीं डालेगी, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा -GM(m)/R1। ये याद रखना है कि सबस्क्रिप्ट जो होता है ना 1 2 3 4 5, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों और हम उनमें फ़र्क करना चाहते हों। तो अब हमें सबस्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिर्फ R1 आ गया है। इसका मतलब R2 R3 R4 या Rn की फॉर्म में कोई और R मौजूद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं और हम उसको R1 की जगह सिर्फ R भी लिख सकते हैं। एक और बात, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जितना वर्क किया जाएगा ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इससे पहले हम उसको लिखा करते थे P.E यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए अब हम सिंबल इस्तेमाल किया करेंगे कैपिटल U। कैपिटल U का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है ये एब्सोलूट वैल्यू है। और एब्सोलूट वैल्यू इसलिए है कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि हमारे पास जो R की वैल्यू है वो किस जगह पे है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं पर भी हो सकता है और फिर भी हमें इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाया करेगी। इससे अगली स्लाइड की तरफ अगर आप जाएं, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन को एक और तरह से भी एक्सप्रेस किया गया है कि यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो एक और चीज़ भी हमें बताता है कि जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वैसे वैसे यू जो है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी नेगेटिव वैल्यू में कमी वजह यह है कि उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी बेसिकली। इसका मतलब है कि आप हाइट देंगे किसी चीज़ को तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और ये बात तो आप पहले से भी जानते हैं। तो जैसे जैसे आप अर्थ की आप ये समझ लें कि अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, मगर ये तब तक ट्रू है जब तक आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं तो फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिर से ज़ीरो हो जाएगी। ये याद रखें कि वो कहते हैं कि जो ज़ीरो पॉइंट होता है ना, यानी हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, आम रूटीन में हमेशा हम रेफरेंस पॉइंट लिया करते थे सरफेस ऑफ द अर्थ को, तो यहाँ पे हम कहते थे कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, मगर अब हमें एक और पॉइंट भी मिल रहा है, और वो क्या है, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे हों तो टेक्निकली सरफेस को तो नहीं कहना चाहिए, टेक्निकली हम जब सेंटर ऑफ द अर्थ पे हों तो हमारे पास एब्सोलूट जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द चॉइस ऑफ द ज़ीरो पॉइंट इज़ आर्बिट्रेरी। ये जो आर्बिट्रेरी वर्ड है
ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि ये हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है। ये जो भी बंदा, जो भी बच्चा, जो भी टीचर इसको पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा, वो उसकी मर्ज़ी है। अगर वो अर्थ के सेंटर को ले या वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर को 0 पॉइंट ले, दोनों सूरतों में आंसर ठीक आएंगे। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब है कि ये दो मुख्तलिफ लोगों के लिए दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ नहीं दिया करेगा, हमेशा एक ही आंसर इसमें रहेगा। एक बार और याद रखनी है कि जो हमने इक्वेशन में आर लिखा था ना, मैं लास्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये जो आपको इक्वेशन में आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये जो आपको डिनोमिनेटर में आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर, ये आर एक्चुअली हमारे पास टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू पॉइंट 1 या पॉइंट 2 या किसी भी पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें दो फैक्टर्स हैं, इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं, और वो हिस्से ये हैं कि आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी रेड जहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ से ब्लू लिखा हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ पे जाएंगे तो ये कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाता है। और उसके बाद जो मज़ीद हाइट आप गेन करेंगे, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से पॉइंट 1 2 3 4 या एन तक, उसको आप कहते हैं एच यानी हाइट, एच। तो बेसिकली आपके पास जो स्मॉल आर है वो है कैपिटल आर प्लस हाइट एच या एच जिसे आप कहते हैं। तो अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे मौजूद हों तो आप उसको जो कैपिटल आर है वो लिख सकते हैं स्मॉल आर की जगह, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हाइट एच की वैल्यू 0 हो जाया करती है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव साइन एक और चीज़ को भी शो करती है, और वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है। तो याद रखें, जब फोर्सेस में अट्रैक्शन पाई जाए तो उसको हम एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया करेंगे। आज के लिए काफ़ी है जी ये टॉपिक। इसमें किसी किस्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो, आप कोई चीज़ मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप इसको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। आप इसको काइंडली लिख ज़रूर लीजिएगा, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।